प्रिय सहभागियों, आदाब, नमस्कार। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 43 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह हमारा नवीं सप्ताह का तीसरा व्याख्यान है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, नवें सप्ताह के 43वें व्याख्यान के साथ आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम नवें सप्ताह के तीसरे कालांश में आप सबसे रूबरू हो रहे हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 42 आप सभी के लिए कारगर सिद्ध हुआ होगा, उपयोगी हुआ होगा। हम हर व्याख्यान में कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते हैं और ये सिलसिला निरंतर जारी है। 42वें व्याख्यान में हमने वर्तनी की सामान्य त्रुटियों की पहचान की एवं उसके संशोधन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उन बिंदुओं को समझने का प्रयास किया जिससे वर्तनी अशुद्ध हो जाती है तथा उसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक नियम होते हैं उन नियमों को भी हम लोगों ने जाना। प्रस्तुत व्याख्यान का विषय है भाषा संप्रेषण, अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि संप्रेषण के मूल तत्व क्या क्या हैं, संप्रेषण के अर्थ और उसके विविध रूप और उसमें आने वाले जो अवरोध होते हैं उन अवरोधों की भी चर्चा की जाएगी। संप्रेषण के स्वरूप पर विचार करते हुए संप्रेषण की जो प्रकृति होती है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। संप्रेषण के संदर्भ में भाषा के विभिन्न उपायों की जानकारी भी हम इस व्याख्यान के माध्यम से प्राप्त करेंगे। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और प्रेषण, अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, अर्थात टू मेक कॉमन। संप्रेषण का साधारण अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण एक ऐसे पारस्परिक सहयोग पर आधारित क्रिया है जिसमें दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों को सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। सूचना देने वाले और उसे जो ग्रहण करने वाले होते हैं, जब तक दोनों में संबंध स्थापित नहीं होता है तब तक संप्रेषण पूर्ण नहीं होता है। अतः विशिष्ट रूप में कहा जा सकता है कि विशिष्ट विचारों को विशिष्ट विधि से विशिष्ट स्थान तक भेजने की जो प्रक्रिया है वो संप्रेषण कहलाती है। आप जानते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना होता है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। मनुष्य के जटिल मनोभावों को व्यक्त करने वाली जो स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात कहने का आशय है कि जो माध्यम महत्वपूर्ण होता है वो माध्यम होता है
उस स्थिति को अभिव्यक्ति करने का माध्यम होता है भाषा। किंतु केवल भाव व्यक्त हो जाए वो भाषा नहीं है। कहने का आशय है कि विविध प्रकार के संकेत इत्यादि होते हैं जिससे भी भाव व्यक्त हो जाते हैं। जैसे रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर एक भाव व्यक्त करता है कि अब गाड़ी चलने वाली है, यानी गाड़ी खुलने वाली है। लेकिन भाषा के संदर्भ में इस प्रकार के संकेतों का महत्व नहीं होता है। वास्तव में भाषा मनुष्य की वाणी से संबंधित होती है, यानी मुखेंद्रियों से उच्चरित जो ध्वनियां होती हैं वही भाषा का आधार होती हैं। अब हम देखते हैं कि भाषा संप्रेषण क्या है। इससे तात्पर्य ये है कि भाषिक जो रचनाएं होती हैं उसका जो रूप व्याकरणिक होता है, यानी भाषा को जब व्याकरण के माध्यम से हम नियंत्रित और संचालित करते हैं तो वो मनुष्य के मन की जटिल से जटिल भावनाओं को समझने, समझाने तथा उसे दूसरों तक पहुंचाने में सहायक होता है। भाषा संप्रेषण की संरचना विचारों की अभिव्यक्ति में मदद करती है। इससे भाषा में संवेदनशीलता बनती है, अर्थात भाषा संवेदनशील रूप में भावों और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। भाषा की संरचना विचारों को न केवल भावात्मक धरातल पर बल्कि सटीक रूप में भी प्रस्तुत करती है, और जब ये सटीक रूप यानी वास्तविक रूप प्रेषित होता है तो संप्रेषण सुगम हो जाता है। संप्रेषण बोलकर, लिखकर, शारीरिक हाव भाव इत्यादि के द्वारा संपन्न होता है। संचार माध्यमों द्वारा जनता से संप्रेषण किया जाता है। एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाने में संप्रेषण की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती हैं उसके अतिरिक्त मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति के रूप में मनोरंजन की जो उसकी कामना होती है, चाहत होती है, वो भी आवश्यकताएं किससे पूरी होती हैं? संप्रेषण से पूरी होती हैं। इसको भी संप्रेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। तो इसको हम संप्रेषण के प्रयोजन के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। जन्म लेने के बाद बच्चा जब पहली बार रोता है तो यह समाज के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है। उसके बाद मनुष्य के जीवन के हर एक क्षण में संप्रेषण की प्रक्रिया अनवरत रूप से, लगातार रूप से चलती रहती है, और ये आजीवन यानी जब तक वो जीवित रहता है तब तक चलती रहती है। पहले वो ध्वनि से अपनी बात को संप्रेषित करता है, यानी दूसरे तक पहुंचाता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है। आप देखते हैं कि बचपन में बच्चा जो है अ, म, त, ता, च, क इत्यादि ध्वनियों के माध्यम से संप्रेषण का आरंभ करता है। उसके बाद फिर शब्दों तक वो पहुंचता है और शब्दों के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को, अपने भावों को व्यक्त करता है। इसके लिए वो अपने कान, आँख
हाथ, अपने शरीर के अन्य अंगों को भी प्रयोग में लाता है। यद्यपि माध्यम ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन ये उसके सहायक होते हैं और संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में इनकी भूमिका होती है। संप्रेषण एक संवाद है। इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि उसके माध्यम से संवाद किया जाता है, तो इसे हम संवाद के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। हम इसके संदर्भ में ये भी कह सकते हैं कि यह दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास हो। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना और एक दूसरे तक अपनी बात समझाना, यानी एक समझाए अपनी बात को, एक पहुंचाए अपनी बात को, कहाँ? दूसरे तक। तो ये जो कार्यकलाप है और ये संपृक्त होता है, जुड़ा होता है मनुष्य से, और यही तो संप्रेषण है। संप्रेषण की विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, परंतु वस्तुतः संप्रेषण जो है वो विचारों का आदान प्रदान है। विचार वैयक्तिक भी हो सकते हैं, यानी एक व्यक्ति विशेष के हो सकते हैं, और सामूहिक भी हो सकते हैं। एक समूह के विचार को भी हम दूसरों तक संप्रेषित कर सकते हैं। यह मानवीय कार्यकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है, यानी इंसानी काम तो है ही, एक विधि भी है। संप्रेषण की प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यानी एक विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है उसकी। केवल वक्ता अगर अपनी बात कहे और सुनने वाला उस पर प्रतिक्रिया ना दे या उसकी प्रतिक्रिया ना दिखाई दे, तो वो संप्रेषण नहीं होगा। यानी दोनों मिलकर संप्रेषण की प्रक्रिया को समग्रता प्रदान करते हैं। मनुष्य का सोचना, उसके कार्य, उसकी संवेदना और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के ही अंतर्गत आता है। संप्रेषण के कई रूप होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया। उसको अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और संचार माध्यमों के द्वारा किया गया संप्रेषण। अधिकतर संप्रेषण जो है वो मौखिक होता है, यानी बोल करके किया जाता है। इसमें मनुष्य के मुखेंद्रियों की महती भूमिका होती है और वस्तुतः यही संप्रेषण जो है भाषा का मूल आधार होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि ऐसा बोलिए कि सुनने वाला प्रसन्न हो जाए, यानी सुन करके वो संतुष्ट हो जाए। कबीर का पद एक है, बड़ा प्रसिद्ध पद है, उसका भी मैं इस संदर्भ में आप लोगों के सामने उल्लेख करना चाहूँगा। वो कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप जो कुछ बोलते हैं इसका अर्थ आपको सुनने वाला अगर उसी रूप में निकालता है, यानी जो आपका भाव है, जो आपका लक्ष्य है, जो आप कहना चाहते हैं, तभी एक सफल संप्रेषण माना जाएगा। अगर आप जो कहना चाहते हैं
सुनने वाला उस रूप में उसको नहीं समझता है, नहीं सुनता है, तो यह संप्रेषण सफल संप्रेषण के रूप में माना नहीं जाएगा। मनुष्य केवल बोल करके ही अपनी बात को या अपने भाव को, अपने विचारों को संप्रेषित नहीं करता है। पहले ही इसका उल्लेख किया गया, उसके अंग, खासतौर से आँख, हाथ, पैर, कंधे आदि सब संप्रेषण में भूमिका निभाते हैं या संप्रेषण के अंतर्गत सहयोग करते हैं। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत उसकी वेशभूषा और उसके व्यक्तित्व से होती है। कोई मनुष्य कैसे खड़ा होता है, कैसे बैठता है, ये उसके व्यक्तित्व को रेखांकित करता है। यानी उसके उठने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, उसके हाथ हिलाने का तरीका, यह उसके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में जाना जा सकता है। और निश्चित रूप से यह एक प्रकार का संप्रेषण है। आप लोग जानते हैं कि ये जो संप्रेषण है ये आंगिक संप्रेषण कहलाता है और आंगिक संप्रेषण के अंतर्गत सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? आँख की होती है। आँख इसका एक सशक्त माध्यम होता है। जब कोई कार्य संपन्न हो जाता है तो उसकी आँख खिली हुई होती है और कोई व्यक्ति यदि क्रोध में है, गुस्से में है, तो उसकी आँखें आप लोग जानते हैं कि लाल हो जाती है। आँखों से आंसू आना, गुस्से से लाल होना, घबराहट होने पर इधर उधर टहलना आदि आंगिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। हम बोलकर, देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, परंतु एक और माध्यम होता है जिसके द्वारा संप्रेषण की क्रिया संपन्न होती है, वो है पत्र लिखकर। हम पत्र लिख करके अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेखक या रचनाकार कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास यानी साहित्य लिख करके अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाता है। योजनाबद्ध ढंग से लिख करके वो अपनी कला के द्वारा अपनी भावनाओं को संप्रेषित करता है। यानी ये जो कला के विविध माध्यम हैं, कहानी, कविता इत्यादि, वस्तुतः ये कलाकार यानी लेखक की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए ही सृजित किए जाते हैं, संप्रेषित करने के लिए ही ये रचे जाते हैं। संचार माध्यम भी संप्रेषण के सशक्त माध्यम होते हैं। इनमें रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पैम्पलेट, इंटरनेट आदि ऐसे माध्यम हैं जो कि जन संचार माध्यम के रूप में जाने जाते हैं और ये संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण जरिया होते हैं। इसके द्वारा संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। रेडियो आप लोग जानते हैं, परिचित हैं। रेडियो के द्वारा मनुष्य की आवाज़ का उपयोग होता है और उस आवाज़ से जनता द्वारा संप्रेषण किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क के किनारे बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड लगे हुए होते हैं और समाचार पत्रों में उनके विज्ञापन छपे हुए होते हैं, वो भी संप्रेषण के माध्यम होते हैं। खतरे संबंधी सूचनाएं
यातायात के संकेत भी इसी श्रेणी में परिगणित किए जाते हैं। आप जब सड़क पर यात्रा करते हैं तो इस प्रकार के चिन्ह आपको दिखाई देते हैं। वास्तव में ये चिन्ह जो हैं वो संप्रेषण के माध्यम होते हैं। इसी प्रकार से जब हम टेलीफोन पे बातचीत करते हैं तो वो भी एक संप्रेषण का ही रूप है। ईमेल के जरिए भी संप्रेषण किया जाता है, यानी इसके द्वारा व्यक्ति अथवा समूह के विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो हम लोग संक्षेप में एक आध संप्रेषण की परिभाषाओं को भी इसी क्रम में देख लेते हैं। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि संप्रेषण एक गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण, द्विध्रुवीय यानी दो ध्रुवों वाली प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण किया जाता है। पहले बात कही जाती है, फिर उसे ग्रहण किया जाता है। और ये कैसे होता है? लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। एक परिभाषा और आप देखिए, संप्रेषण विचार विमर्श की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित तथा तर्क सम्मत विचार व सम्मति को ग्रहण करे और अपना मार्गदर्शन प्राप्त करे। एक विदेशी विद्वान की परिभाषा पर भी हम दृष्टिपात कर लेते हैं। एडगर डेले के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। अब हम लोग बात करते हैं संप्रेषण के स्वरूप पर। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के कई ढंग होते हैं। संप्रेषण व्यवस्था का सबसे प्रमुख उपभोक्ता मनुष्य होता है। इस संदर्भ में मानव की संप्रेषण व्यवस्था यानी भाषा का स्वरूप क्या है, उससे हम क्या और कैसे संप्रेषित करते हैं, हम आपसी संबंध संप्रेषण से कैसे स्थापित करते हैं, भाषा के माध्यम से संप्रेषण का विस्तार कैसे होता है आदि संप्रेषण के स्वरूप के द्वारा ही हम जान सकते हैं। संप्रेषण के सामाजिक संदर्भों की अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि व्यक्तिगत संप्रेषण की तो महत्ता होती ही है। वार्तालाप, समूह संगठन, चिंतन आदि सार्वजनिक स्तर पर भी किए जाते हैं और ये भी संप्रेषण के रूप होते हैं। पहले ही कहा गया है कि संप्रेषण एक सीमा तक मनोरंजन का साधन भी होते हैं। इस माध्यम से मानव व्यवहार को परिवर्तित करके हम सहज कर सकते हैं। मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक संदेश देने की प्रक्रिया भी, अगर कोई संदेश देना चाहता है इस प्रकार का, तो वो भी संप्रेषण के माध्यम से पूरी होती है। संप्रेषण का भाषिक पक्ष भी होता है जिसका अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे को समझते हैं आदि इसके विषय के क्षेत्र में आते हैं। संप्रेषण का एक भौतिक पक्ष है और एक सामाजिक पक्ष भी है। भौतिक पक्ष को हिंदी में संचार शब्द की विशिष्ट संज्ञा से अभिहित करते हैं। संचार चैनलों का वह माध्यम है जिसके द्वारा संदेश, सूचना आदि को संप्रेषित किया जाता है। यह एकांगी सा प्रतीत होता है
सामाजिक पक्ष में आवश्यकताओं की पूर्ति वाला संप्रेषण होता है, यानी इसमें आवश्यकता के तहत संप्रेषण किया जाता है। इसमें मनुष्य की सीधे सीधे भूमिका होती है। मनुष्य का भाषा के माध्यम से संप्रेषण संचार से व्यापक है और बहुत जटिल है। इस प्रकार के संप्रेषण में श्रोता और वक्ता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण मनुष्य की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे बड़ी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, उद्वेगों तथा आंतरिक हलचल को व्यक्त करना चाहता है तो इसी के द्वारा वो कर सकता है, यानी इसके लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। संप्रेषण का उद्देश्य भावों के आदान प्रदान द्वारा उत्तेजित भावनाएं, यानी जो हमारे भीतर भावनाएं जागृत होती हैं, उनको शांत किया जाता है और परिणाम ये होता है कि सामाजिक संतुलन बना रहता है। और संतुलन को बनाए रखने के लिए ही संप्रेषण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार से आपने संप्रेषण के विविध पक्षों को जान लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं और सदैव की भांति हम लोग अपने इस अध्ययन के मूल्यांकन हेतु आगे आएंगे। इसके लिए हम कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और आप लोग उसके सही विकल्पों को, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर बा, 2 का ब, 3 का सा, 4 का दा और 5 का आ है। अब प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1, पत्र भेजना किस प्रकार का संप्रेषण है? विकल्प अ मौखिक, ब लिखित, सा आंगिक और दा समाचार। प्रश्न नंबर 2, संचार में स्वर की आवाज़, शरीर की भाषा, चेहरे का भाव आदि शामिल है, यानी खाली स्थान पर कौन सा विकल्प होगा? शाब्दिक, अ, बा मौखिक, सा पत्र, दा सूचना। सभी संचार घटनाओं में एक खाली स्थान होता है। अब भरने के लिए विकल्प देखिए, संसाधन, स्रोत, प्रारंभ, समाप्त। प्रश्न नंबर 4, हमारा ड्रेस कोड खाली स्थान संचार का एक उदाहरण है। मौखिक, लिखित, बोला जाने वाला, आंगिक। प्रश्न नंबर 5, ईमेल, टेलीफोन खाली स्थान के उदाहरण है। संदेश, प्रतिक्रिया, चैनल, एन्कोडिंग। तो इस प्रकार से यह व्याख्यान समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आप आरंभ से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद।